नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब अपने मास्टर डॉक्टर समील हनीमान सर, गुरु, टीचर्स और पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हमने कल ये एफोरिज्म पढ़ा, जिसमें हमने समझा कि कौन सा अप्रोप्रिएट एंड इफिकेशियस टाइम है दवाई एडमिनिस्टर करने के लिए, और क्यों ये टाइम चाहिए वो भी हनुमान सर ने उस एफोरिज्म में समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। एफोरिज्म नंबर 237। But if the stage of apyrexia be very short, as happens in some very bad fevers, or if it be disturbed by some of the after sufferings of the previous paroxysm, the dose of the homeopathic medicine should be administered when the perspiration begins to abate or the other subsequent phenomena of the expiring paroxysm begin to diminish. तो अगर कोई भी पेशेंट को एपायरेक्सिया काफी शॉर्ट इंटरवल का होता है, शॉर्ट टाइम का होता है, जैसा कि काफी खराब फीवर्स में ऐसा होता है, या फिर किसी को एपायरेक्सिया में कोई आफ्टर सफरिंग आती है प्रीवियस पैरोक्सिज्म की, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहता है, तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज जैसे ही पर्सपिरेशन चालू होता है तो हमें दे देनी है। या फिर कोई दूसरा सब्सिक्वेंट फिनोमिना जो पैरोक्सिज्म की एक्सपायरिंग को सूचना करता है, यानी कि जैसे कि किसी को फीवर के बाद हेडेक चालू होता है, तो उस टाइम पे हम दवाई दे सकते हैं। या फिर वीकनेस चालू होती है, या फिर डलनेस आना चालू हो जाता है, बराबर कोई भी सब्सिक्वेंट फिनोमिना जो पैरोक्सिज्म, फीवर के पैरोक्सिज्म की अंत की सूचना देती है हमें, जैसे कि पर्सपिरेशन, तो वो जैसे ही चालू होता है, एंड ऑफ पैरोक्सिज्म जैसे चालू होता है, तो तुरंत हम होम्योपैथिक दवाई उन केसेस में दे सकते हैं जहां पर एपायरेक्सिया काफी शॉर्ट इंटरवल का है। 238 नॉट इनफ्रीक्वेंटली मीन्स हनुमान सर बार बार लगातार यही करते हैं, दो बार नो नो नेगेटिव बातें करके पॉजिटिव बात करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली। Not infrequently means frequently. The suitable medicine has, with a single dose, destroyed several attacks and brought about the return of health. Suitable medicine का जो सिंगल डोज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय वो सेवरल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है सिंगल डोज ही, एंड ब्रॉट अबाउट द रिटर्न ऑफ हेल्थ, हेल्थ को वापस ले आती है सिंगल डोज। But in the majority of cases, another dose must be administered after such attack. लेकिन कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है, ऐसे अटैक के बाद दूसरे डोज की जरूरत पड़ती है। But better still, however, when the character of the symptoms has not changed, वो अभी तक बेटर हो सकती है अगर ये जो दूसरा अटैक आया उसकी सिम्टोमेटोलॉजी अगर चेंज नहीं हुई, पहले जैसा ही फीवर आया उसकी सिम्टोमेटोलॉजी के साथ, पैरोक्सिज्म के साथ, पीक्यूआरएस सिम्टम के साथ वही फिर से फीवर आया, तो अभी भी वो दवाई सुटेबल है और अभी भी उसको देनी चाहिए। Doses of the same medicine given according to the newer discovery of repetition of doses, सी नॉट टू एफोरिज्म 270, 270 की फुटनोट में हम वो पढ़ेंगे, may be given without difficulty in dynamizing each successive dose with 10 to 12 succussions of the vial containing the medicinal substances। तो ये न्यू डिस्कवरी जो है रिपीटिशन ऑफ डोजेस की, वो किस तरीके से है कि ड्रॉपर बॉटल लेनी है 5 ml या 10 ml, या फिर 30 ml भी आप ले सकते हैं। उसमें वन डोज उसमें डालना है, वन डोज ऑफ मेडिसिन, दैट इज अ सिंगल पील ऑफ पॉपी सीड साइज पील ऑफ द मेडिसिन, जो हमने ड्राई करके ऑलरेडी 1 या 2 ड्राम में बनाई हुई है, उसमें से एक ग्लोब्यूल लेना है, और ये सिंगल पील
5 या 10 या 30 ml ड्रॉपर जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें डालना है। उसमें बाकी का पानी और थोड़ा सा अल्कोहल। एक्यूट में अल्कोहल ना डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक्यूट में तो 3-4 दिन में सब, 1-2 दिन में ही सब खत्म हो जाने वाला है। तो फिर उसमें बिना अल्कोहल वाली दवाई डालनी है। अगर क्रॉनिक में चलाना है तो फिर उसमें थोड़ा सा 4-5 बूंदे एसएल की डालनी पड़ेगी अल्कोहल की, जिससे दवाई इंटैक्ट रहे, वो बिगड़े ना। क्योंकि जब भी दवाई सिंपल पानी में जाती है तो फिर वो 3-4 दिन में, 5 दिन में वो बिगड़ना चालू हो जाती है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव अल्कोहल डालना है क्रॉनिक पेशेंट में। एक्यूट में वो 1-2 दिन में सब अच्छा हो जाने वाला है तो फिर उसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये न्यूअर डिस्कवरी है कि ड्रॉपर में रिपीटिशन करे डोजेस को, जो सिंगल डेज डोज का डिवाइडेड डोज है, मे बी गिवन विदाउट डिफिकल्टी इन डायनामाइजिंग। हमारे क्रॉनिक डिजीज के वीडियोज है जिसमें ये दोनों पार्ट हमने समझाए हुए हैं दूसरे और तीसरे दिन के सेशन में, वो आप सुन सकते हैं, जिसका टाइटल ही यही है, हाउ टू मेक ड्रॉपर मेडिसिन एंड what is divided doses, may be given without difficulty in dynamizing each successive dose। हर एक डोज को 5, 10 या 12 शकसन के साथ उसको देते रहना है। उस ड्रॉपर को बार लगातार जब भी डोज देना हो तब उसको शकसन करना है। Nevertheless, there are at times cases, though seldom, where the intermittent fever returns after several days well-being। फिर भी फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं, हालांकि ये काफी काफी कम बार होता है, लेकिन कुछ केसेस है जिसमें इंटरमिटेंट फीवर कुछ दिन के अंतराल पे वापस आता है। This return of the same fever after a healthy interval is only possible when the noxious principle that first caused the fever is still acting upon the convalescent। इस तरीके का फीवर की ये जो रिपीटेशन होता है, रिटर्न आता है, रिकरेंस होता है आफ्टर अ हेल्दी इंटरवल, ये तभी होता है जब पहली बार जिस कोज ने फीवर की को प्रोड्यूस किया, नॉक्सियस प्रिंसिपल, वो अभी भी इस कन्वेलेसेंट पीरियड में अभी भी काम कर रहा है, एज इज द केस इन मार्शी रीजन। जैसा कि मार्शी रीजन में जो भी केसेस होते हैं इंटरमिटेंट फीवर के, मलेरिया के, डेंगू के, वो सब, उन सब में मार्शी एरिया का जो नॉक्सियस प्रिंसिपल है वो एक्ट करता रहता है, इसीलिए उनको रिपीटिशन में होता रहता है। Here, a permanent restoration can often take place only by getting away from the causative factor। परमानेंट रिस्टोरेशन कैसे होगा इन केसेस में? इन कॉजेटिव फैक्टर से दूर होके ही होगा, एज इज पॉसिबल बाय सीकिंग अ माउंटेनियस रिट्रीट। जैसे कि इसको इसको पर्वतों के इलाकों में भेज दो रिट्रीट के लिए, तो फिर ये हो सकता है। इफ द कोज वॉज अ मार्शी फीवर, अगर कोज मार्शी फीवर की वजह से है, मार्शी एरिया की वजह से है, तो उसको उसको माउंटेनियस एरिया में भेज दो थोड़े दिन के लिए, ताकि वो सही हो जाए। जैसे कि आम आम बातें होती है पेशेंट्स के बीच में और रिलेटिव्स के बीच में कि इसको पानी बदलना पड़ेगा, हवामान बदलना पड़ेगा, तो वो गांव चले जाते और वो सही भी हो जाते। क्यों? क्योंकि ये जो उसकी नॉक्सियस प्रिंसिपल है, उसकी मेंटेनिंग कोज उससे मेंटेन हो गए और पेशेंट अच्छे हो जाते। Aphorism 239, as almost every medicine possesses in its pure action a special peculiar fever, and even a kind of intermittent fever with its alternating states, differing from all other fevers that are caused by other medicines, homeopathic remedies may be found in the extensive domain of medicines. For all the numerous varieties of natural intermittent fevers,
and for a great many of such fevers, even in the moderate collection of medicines already proved on the healthy individual. तो हर एक मेडिसिन अपनी पिक्यूलियर एक्शन में, प्योर एक्शन में एक स्पेशल पिक्यूलियर फीवर क्रिएट करता है, कोज करता है, प्रोड्यूस करता है। इवन अ काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फीवर विथ इट्स अल्टरनेटिंग स्टेट्स। कोई भी मेडिसिन उठा के देख लो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फीवर के सिम्टम पड़े हुए जो एक दूसरे के फीवर से, सभी फीवर अलग हो जाते हैं, सभी मेडिसिन के फीवर डिफरेंट है। तो होम्योपैथिक रेमेडीज भले ही हमारे पास कुछ कम दवाइयाँ हो, प्रूवन दवाइयाँ कम हो, तो भी हम जो ये नंबरस वेराइटीज है नेचुरल इंटरमिटेंट फीवर्स की, उसको हमारी जो भी डोमेन है मेडिसिन की, उसमें से हम होम्योपैथिक रेमेडी पेशेंट की फाइंड आउट कर ही सकते हैं। Aphorism 240. But if the remedy found to be the homeopathic, specific for a prevalent epidemic of intermittent fever, do not effect a perfect cure in someone or other patient. But if the remedy found to be homeopathic specific for a prevalent epidemic of intermittent fever, do not effect a perfect cure in someone or other patient, if it be not the influence of a marshy district that prevents the cure। हमने कोई दवाई एपिडेमिक फीवर में, एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर में फाइंड आउट की है कि ये जीनस एपिडेमिकस है, ये स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडी है इस इंटरमिटेंट एपिडेमिक के लिए, लेकिन वो दवाई परफेक्ट क्योर नहीं कर सकती कोई पेशेंट में या दूसरे पेशेंट में, और वो मार्शी डिस्ट्रिक्ट की वजह से भी नहीं हुआ हो, वो इंटरमिटेंट फीवर का एपिडेमिक मार्शी एरिया में नहीं हुआ हो जो क्योर को प्रिवेंट करता है, तो फिर it must always be the soric miasm is in the background। तो फिर सोरिक माइजम बैकग्राउंड में है ही, in which case antisoric medicine must be employed until complete relief is obtained। और वहां पर एंटीसोरिक दवाइयां देने की जरूरत पड़ती ही है जब तक कंप्लीट रिलीफ नहीं आती, यानी कि पेशेंट कंप्लीटली हेल्दी नहीं होता तब तक, उसके अंदर कोई भी लेटेंट सोरा का सिम्टम नहीं रहना चाहिए, तब तक वो वो क्योर नहीं होता, और तब तक हमें एंटीसोरिक दवाइयों को देते रहना है। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। आगे की जर्नी कल से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।